हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएससी फिजिक्स, जो इग्नू का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स। तो फर्स्ट पेपर नहीं, मैं सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ आज। MPH 002 क्लासिकल मैकेनिक्स 1, ब्लॉक 1 का फर्स्ट यूनिट है एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स। आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका फर्स्ट टॉपिक है डायनेमिकल वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे आप चेक करें, फर्स्ट पॉइंट है इंस्टेंटेनियस पोजीशन। देखो, अब इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर क्या होता है तो हम सभी को पता है। मान लो कि कोई पार्टिकल है P और इसका मास है m, और इस पार्टिकल को हम लोकेट करते हैं। इसकी वेक्टर लोकेशन है वेक्टर r, मतलब एट इंस्टेंटेनियस, एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, यही है वेक्टर r है। तो फिर वेक्टर r किसका फंक्शन होगा? टाइम का। टाइम के साथ पोजीशन चेंज करेगा पार्टिकल का। तो वेक्टर आर फंक्शन ऑफ टाइम, इसे हम क्या कहेंगे कि एट एनी टाइम टी पोजीशन पार्टिकल की क्या है, वेक्टर आर है। इसी को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस पोजीशन। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ पार्टिकल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? वेक्टर वी। डेफिनेशन आपको पता ही है। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हो आप? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो वेक्टर वी होगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा? हमें वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। हाँ, रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका? आप इसे वेक्टर आर डॉट लिख सकते हो। डॉट ये रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव। सिंगल डॉट सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। डबल डॉट्स सेकंड डेरिवेटिव। ओके। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। और रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप इसे? वेक्टर आर डॉट से। देन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करोगे? वेक्टर ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या लिखेंगे आप इसे? dv बाय dt। और v क्या है? तो ऊपर देखो v क्या है, dr बाय dt। तो मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो एक बार फिर से डी आर वेक्टर अपॉन dt को, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड डेरिवेटिव। डबल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर को दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। और सेकेंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल डॉट्स यूज करेंगे। ठीक है, डॉट्स थोड़ा बड़ा हो गया, इसे मैं छोटा बना दूं। सिंगल डॉट, डबल डॉट। क्लियर? नेक्स्ट आता है लिनियर मोमेंटम। लिनियर मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं? लिनियर मोमेंटम क्या होता है? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर पी से, एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो आप इसे कैसे लिखोगे? एम इंटू वेक्टर पी। दिस इज कॉल्ड लिनियर मोमेंटम। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप इसे नोट करते हैं, ये सब बेसिक्स है। ठीक है, ये चैप्टर ही रिवीजन है, हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है सारे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आ जाइए। दिस लॉ emphasizes that the measure of the effect of a force is the rate of change of linear momentum. क्लियर है? आप तो सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता ही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या देता है? हमें फोर्स देता है। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? उसकी मोमेंटम चेंज होती है। ठीक है, दस बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द पार्टिकल कैन बी रिटन एज। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम आप कैसे लिख सकते हो? वेक्टर एफ क्या कहते हैं? फोर्स
वेक्टर एफ इक्वल्स टू dp by dt. तो when an external force is applied on a body or a system, its momentum will change. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन यही है, वेक्टर एफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वेक्टर डीपी बाई डी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और पी होता क्या है, तो अभी ऊपर लिखे हो फॉर्मूला, मोमेंटम क्या होता है एम इंटू वी, तो यहाँ पर आप पुट कर दें एम वी अपॉन डी टी, मास कांस्टेंट है यहाँ, तो एम बाहर लिख लें, ये आ जाएगा डी वी बाई डी टी। अब ये क्या बनेगा, एम इंटू, और डी वी बाई डी टी क्या होता है एक्सलरेशन, तो एम ए, और वेक्टर ए को क्या लिखेंगे, अभी आप ऊपर क्या लिखे थे, एक्सलरेशन को क्या लिखते हैं, डबल डॉट्स ऑफ वेक्टर आर, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन, जस्ट वेट मास में लिखना है साथ में, दिया जाएगा m इंटू वेक्टर r डबल डॉट्स, वेक्टर r डबल डॉट्स, क्लियर। तो ये आ गया फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर दो मैंने नोट में लिखा है कि दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल फॉर आर, आर मीन्स वेक्टर आर, एंड वेयर मास ऑफ द सिस्टम इज अ कांस्टेंट, सिस्टम का मास क्या रखना है, कांस्टेंट है। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हमारा रिलेशन भी यही बना, एम वेक्टर ए, और वेक्टर ए को क्या लिख रहे हैं हम, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन वेक्टर, करेक्ट। तो ये जो रिलेशन आया, इसी रिलेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे मैं रेक्टेंगल में रख दूं थोड़ा सा, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ना, यही इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस सिस्टम में देखो, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहले ये बताओ कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर हम वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करें तो कैसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम में वेक्टर आर को कैसे लिखोगे, वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल at any time t is expressed as x, x फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब जिस टाइम पे वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, उस समय उस पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा उसी टाइम पे, टी टाइम पे, तो हम लिख लिए एक्स, ठीक है। और एक्स के साथ एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए या एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे, वाई लोगे, एट द सेम टाइम टी जे कैप, और जेड कंपोनेंट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, जेड ही ले लो, द फंक्शन ऑफ टाइम टी के कैप। तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एंड this position vector reduces to the following set of three differential equations. First, अगर मैं कहूं कि बताओ मोमेंटम क्या होगा एक्स डायरेक्शन में,
तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कैसे निकालोगे? तो क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, mx double dots, clear? It will give the force in x direction, component of force. Then similarly max, सॉरी may, y डायरेक्शन में देखो, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा आपको? तो y डायरेक्शन में may, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, m y डबल डॉट, ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, ये क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डबल डॉट आ जाएगा इक्वल टू एफ वाई, एंड देन एम जेड डबल डॉट लोगे तो पहले तो लिखते हैं एम ए जेड, तो ये क्या देगा, एम कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स जेड डायरेक्शन, दिस इज जेड डबल डॉट्स, और ये क्या देगा, एफ जेड। ठीक है, तो फोर्स के तीन कंपोनेंट्स, एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड, इन डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। तो ये जो हमने लिखा है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर में तीनों कंपोनेंट्स आ गया, एक्स वाई जेड कंपोनेंट। तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में फोर्स आप कैसे निकालोगे, तो यही तरीका है। अब आ जाइए यहाँ पे, ये जो एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वेयर एफ एक्स कॉमा एफ वाई एंड एफ जेड एंड एफ जेड, ये एंड जो है आप ऐसे समझ रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं लिख दे रहा हूँ। एंड एफ जेड आर द कंपोनेंट्स of the force along x, y and z axis respectively. Okay. In general, the force F, ये जो force है वेक्टर F लिख दो, could be a function of position, ये force पोजीशन का फंक्शन हो सकता है, वेलोसिटी का हो सकता है और टाइम का हो सकता है, करेक्ट। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इस पे। तो सबसे पहले लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स। अगर पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, इफ द पार्टिकल इज मूविंग in the gravitational field of a fixed heavy object of mass m at rest, मतलब देखो, ये ओरिजिन पे, यहाँ पे ओ पे मैंने रखा है मास कैपिटल है, ये हैवी मास रेस्ट पे है, यहाँ लिखा भी गया है लोकेटेड एट द ओरिजिन। देन द फोर्स, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर किसी दूसरे बॉडी को लाओगे तो दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो मास है कैपिटल है, इस मास की वजह से इसके सराउंडिंग में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप होगा, और उसी फील्ड के अंदर अगर हम किसी दूसरे लाइटर पार्टिकल को ला करके रख दें तो क्या करेगा, किसी भी पार्टिकल को ला करके रख दो तो किसी भी टाइम पे, तो दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, यू नो, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं उसे। मान लो इस पार्टिकल का मास है स्मॉल एम, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर, करेक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच, वो क्या होगा, तो वो होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर कैप। अगर यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखते हो तो ऐसे लिखोगे। हाँ, याद रहे ये फंक्शन है किसका, पोजीशन का, कौन, फोर्स। आप इसे डायरेक्ट वेक्टर के टर्म्स में लिखो, क्या होगा, जी एम एम अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर,
क्योंकि आप जानते हो कि यूनिट वेक्टर जो है ये इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू, अगर किसी वेक्टर में हम उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। बहुत बेसिक है ये। क्लियर। तो अब आप देखो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने लिखा, ये एक्स एक्सिस है, ये आप ले लो जेड एक्सिस, ये ले लो वाई एक्सिस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन यही पता हो ना, दो बॉडी है, दोनों बॉडी के बीच अगर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन निकालना हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही है, जी m1 m2/r²। यहाँ पे कैपिटल जी को क्या कहते हो, कैपिटल जी क्या कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट, वेयर वेक्टर आर क्या है, ये जो वेक्टर आर है ये क्या है, वेयर वेक्टर आर इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू द origin। बिल्कुल करेक्ट। इन दिस केस द फोर्स इज ओनली अ फंक्शन ऑफ वेक्टर आर। फोर्स किसका फंक्शन है, तो वेक्टर आर का फंक्शन है। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, if the heavy object were itself moving under the influence of some other forces, then the force would be। देखो ये जो बॉडी था ना ओरिजिन पे, कहाँ, कैपिटल एम, ये जो बॉडी है, ये बॉडी कहाँ रखा है, ओरिजिन पे रखा है। अब ये इस बॉडी को हम क्या किए, थोड़ा डिस्प्लेस करा दिए, और डिस्प्लेस करा के इस पॉइंट पे ले आए। क्लियर है। तो मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कुछ नाम देते हैं क्यू। तो बॉडी को हम डिस्प्लेस करा करके कहाँ ले आए, पॉइंट क्यू पे। मास एम है, हैवी बॉडी जो ओरिजिन पे पहले रखा था, और पार्टिकल पी पॉइंट पी पे था, जिसका मास स्मॉल एम था, वो अपने ही पोजीशन पे है, वो चेंज नहीं किया। हाँ, पोजीशन वेक्टर है इसका, वेक्टर आर। इसका पोजीशन वेक्टर मान लो वेक्टर आर कैपिटल ले लो, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो हम कुछ मान लेते हैं, वो ये है वेक्टर आर टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। या फिर हम इसे लिख लेते हैं कुछ, आर डैश ले लेते हैं, ठीक है, वेक्टर आर डैश ले लेते हैं। तो ये सिचुएशन है, जो हैवी बॉडी था कैपिटल एम, पहले ओरिजिन पे था। अब मान लो अगर उसका पोजीशन चेंज करता है, अब वो उसकी पोजीशन मैंने कहाँ ले लिया, पॉइंट क्यूब ले लिया। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर मैं फोर्स को एक्सप्रेस करूं तो फोर्स का एक्सप्रेशन कैसा होगा, वेक्टर एफ फंक्शन ऑफ आर एंड टी, ये होगा माइनस। हाँ, एक और बात, ये जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, देखो मैंने जो यूनिट वेक्टर लिखा है आर कैप, डायरेक्शन फोर्स क्योंकि अट्रैक्टिव होगा तो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये आर कैप की डायरेक्शन ऐसा ऐसा होगा। ठीक है। एक्चुअल में आर कैप का डायरेक्शन क्या होता है, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन, जो वेक्टर आर की होती है, ये होगा आर कैप का। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्योंकि ओरिजिन के टुवर्ड्स होगा तो माइनस आर कैप लिखेंगे। तो यहाँ पर जब भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे। माइनस साइन का मतलब, माइनस साइन एक और बात रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन का मतलब होता है फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। अब यहाँ पर फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं, इस केस में क्या होगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा वेक्टर आर माइनस कैपिटल आर
फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो आर किस पे डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टाइम पे। एंड मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर आर, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्यू टू पी, जो पोजीशन है अब क्या हो रहा है, क्यू से पी ले रहे हैं, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर फंक्शन ऑफ टी मॉडुलस क्यूब, मॉडुलस क्यूब होल क्यूब। ये आया कैसे वो भी चेक कर सकते हो फ्रॉम डायग्राम, वेक्टर डायग्राम देखना। अगर मैं इसे लिखूं वेक्टर ओ क्यू फ्रॉम फिगर, वेक्टर डायग्राम से आप चेक करें, वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर क्यू पी इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगा वेक्टर ओ पी। मैसिव बॉडी के रिस्पेक्ट में देखो, पहले ओरिजिन पे था मैसिव बॉडी, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम पार्टिकल का पोजीशन लिए थे। अब मैसिव बॉडी कहाँ आ गया, पॉइंट क्यू पे आ गया, तो क्यू के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन देखेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्यू पी चाहिए। अब वेक्टर ओ की क्या है, ओ क्यू क्या है, वेक्टर ओ क्यू है वेक्टर आर, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे ये मैं बाद में लिखता हूँ सॉल्व करके। हाँ देखो, वेक्टर ओ क्यू क्या है, वेक्टर आर है, और वेक्टर आर जो है ना ये चेंज कर रहा है पोजीशन, कौन कर रहा है, पार्टिकल। तो वेक्टर आर फंक्शन ऑफ टाइम होगा, मतलब टी टाइम पे पॉइंट क्यू पे आया, तो वेक्टर आर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैसिव बॉडी फ्रॉम ओ टू क्यू इन टाइम टी प्लस क्यूपी। तो क्यूपी तो हमें पता करना है, क्यूपी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो भी पोजीशन वेक्टर है किसका, पी का, मतलब पार्टिकल का मैसिव बॉडी के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू ओपी, ओपी क्या है, वेक्टर आर है, तो क्यूपी वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर क्यूपी को लिखोगे वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो ये जो क्यूपी वेक्टर है इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो ये हमने देखा फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे और टाइम पे, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दें, समझ में आ गया कि पहले मैसिव बॉडी ओरिजिन पे रखा गया था, मैसिव बॉडी कहाँ था, ओरिजिन पे। तो फोर्स के लिए एक्सप्रेशन क्या था, वेक्टर ऑफ वेक्टर एफ एज अ फंक्शन ऑफ आर, और ये आया था, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैसिव बॉडी को, अगर मैसिव बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, इसकी पोजीशन क्यू है, अब मैसिव बॉडी का यहाँ आ गया, तो अब मैसिव बॉडी के रिलेटिव के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, तो वो हमने निकाला, ये निकाला। तो क्यूपी जो क्या है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर कैपिटल आर फंक्शन ऑफ टाइम टी, और फिर फोर्स का एक्सप्रेशन ये आ गया माइनस जी एम एम, और वेक्टर आर माइनस वेक्टर कैपिटल आर फंक्शन ऑफ टाइम टी, और नीचे उसी के मैग्नीट्यूड का क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। नाउ we can imagine, that we are studying the motion of a satellite around the earth, ये एक एग्जाम्पल है, and the earth is moving due to gravitational field of the sun। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें किसी सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है,
अर्थ और मून के बीच या किसी भी सैटेलाइट के बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वही रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता रहता है। सेम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, किसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, सन की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से मूव करता है। क्लियर? तो अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है सन के रिस्पेक्ट में, और सैटेलाइट की पोजीशन चेंज हो रही है अर्थ के रिस्पेक्ट में। क्लियर हुआ? तो ये एक एग्जांपल है इस एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एन एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स इज द लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स आप जानते हो कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं एक ऐसे रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स एक्ट होगा चार्ज पार्टिकल पे, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भी फोर्स एक्ट होगा चार्ज पार्टिकल पे। तो आप फॉर्मूला मैं एक बार लिख रहा हूँ। वेक्टर एफ इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से फोर्स। और दूसरा होता है क्यू वी क्रॉस बी, आप ये भी पढ़े हैं, वी क्रॉस बी, ये होता है। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, और कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो नेट फोर्स आया ये है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अब यहाँ पे मैंने लिखा है वेक्टर आर एफ। वेक्टर एफ किसका फंक्शन है? वेक्टर एफ पोजीशन का ही फंक्शन है। वेक्टर आर और टाइम पे भी डिपेंड करेगा। ये मैं थोड़ा सा छोटा लिख दूँ वरना गड़बड़ हो जाएगा सब। ये है फोर्स वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स की, तो इसमें देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है, और आर, आर हो गया पोजीशन वेक्टर। यहाँ पोजीशन और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे, यहाँ पर फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? तो वेलोसिटी देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है? ये तो वेलोसिटी ही तो है। ये क्या है? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखोगे? पोजीशन मतलब ये वेलोसिटी को पोजीशन के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? तो वेलोसिटी को पोजीशन के टर्म्स में लिखने के लिए क्या होगा? पोजीशन का सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब आप इसे लिखेंगे वेक्टर आर और उस पर लगा दो डबल डॉट्स। ये हो गया वेलोसिटी। और फील्ड, फील्ड किसका फंक्शन? तो फील्ड तो पोजीशन का फंक्शन। ठीक है, कंप्लीट। तो ये जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स में आपको ये बात क्लियर हो गई ये। ठीक है, फोर्स जो इफेक्टिव फोर्स है, नेट फोर्स जो है वेक्टर एफ, ये डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से ये फोर्स एक्ट होता है। कंबाइंड फील्ड होता है, और जब कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं कुछ वेलोसिटी के साथ, विद सम वेलोसिटी, देन इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स आर का भी फंक्शन होगा, टाइम का भी फंक्शन होगा। तो देखो दो बार आर आर वेक्टर लिखे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आर का फंक्शन होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी आर का फंक्शन होता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है कि देखो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है ये, तो वेलोसिटी पे तो डिपेंड कर रहा ही है ना, वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही है। यहाँ पर देखो अलग से मैंने लिखा है, यहाँ पे वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? तो वेक्टर आर पे डबल डॉट लगा दो, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। सो इन जनरल इट वुड बी मोर एक्यूरेट, राइट? मतलब हम इसको कुछ एक्यूरेटली कैसे लिखेंगे? तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स विल बी अ फंक्शन ऑफ वेक्टर आर, वेक्टर आर एंड टी। क्लियर? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर भी तो पोजीशन वेक्टर पे ही डिपेंड डिपेंड किया ना। पोजीशन को अगर दो बार डबल डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये?
अब आप देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एल के ऊपर वेक्टर लगा दो, ठीक है। तो अब आओ यहाँ देखते हैं। We can also define the angular momentum as the momentum of linear momentum of the particle. Moment of momentum is called angular momentum. Moment of linear momentum, ठीक है। इसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, देखो। इफ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन हो, कोई एक पॉइंट ले लो यहाँ, ये ऑरिजिन है, और कोई एक पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है, और हाँ पार्ट ये जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v गिवन बाय r। यहाँ पर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज गिवन बाय वेक्टर r। ये वेक्टर r है। मतलब ये है कि मान लो कि यहाँ कोई पार्टिकल है, मैं यहाँ दिखाता हूँ एक पार्टिकल, जस्ट वेट। सपोज ये एक पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल बना लीजिए। ये कोई पार्टिकल है जो कि एक पार्टिकल है और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर जो है, मतलब इंस्टेंटनियस, ये एट एनी मोमेंट, मतलब ये पार्टिकल है, पार्टिकल मान लो पॉइंट ए पे है, एट एन इंस्टेंट पॉइंट ए पे है, और इसका कुछ मास ले लेते हैं। पार्टिकल पॉइंट ए पे है जिसका मास m है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन बना हमारा, ये पूरा ये लाइन देख रहे हैं आप। तो ये लाइन हमें बता रहा है मोमेंटम की डायरेक्शन को, और ये वेक्टर r बता रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर उस पार्टिकल की एट एन इंस्टेंट। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, देखो। पोजीशन वेक्टर ये जा रहा है, ये जा रहा है पोजीशन वेक्टर। ये डायग्राम सही नहीं बन रहा है, मैं इसे फ्री हैंड से ड्रॉ करता हूँ, देखो। ये जा रहा है पोजीशन वेक्टर, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है m इंटू वी। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। यहाँ m इंटू वी लिख देते हैं, ये हो गया वेक्टर p। तो इसके बीच एंगल, मतलब पोजीशन वेक्टर ये जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये जा रहा है वेक्टर r की डायरेक्शन, r कैप लिख दें, ये एंगल आ गया थीटा। तो पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर के बीच एंगल मैंने थीटा ले लिया। अब हम पता लगाना, और ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, क्योंकि देखो वेक्टर एल जो होता है ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम। और अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का, तो ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर एंड वेक्टर पी। तो ये क्या बनेगा, ये हमें देगा आर पी साइन थीटा, ये हमें देगा आर पी साइन थीटा। और आर पी साइन थीटा में थोड़ा सा अगर हम चेक करें, देखो ओ से हमने क्या किया, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं जिस लाइन का लॉन्ग वेक्टर एक्ट होता है। वेक्टर हमारा मोमेंटम वेक्टर है, और मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन आपको दिख रहा है। तो उसी लाइन पे, यह है लाइन ऑफ एक्शन, देख रहे हो ऐसे जा रहा है ये लाइन। तो इस लाइन पे हमने क्या किया कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दिया। देखो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन मान लो, हम ओ एन कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये आर परपेंडिकुलर है। मतलब आर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द ओरिजिन ओ। क्योंकि ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में ही हम एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। देखो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इसमें अगर हम साइन थीटा ले लें, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ओ ए एन। इन दिस ट्रायंगल
साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? ओ एन अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ ए। तो ओ एन आ गया आर परपेंडिकुलर और ओ ए क्या है? आर है। तो साइन थीटा आ गया आर परपेंडिकुलर अपॉन आर, आर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया आर साइन थीटा इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर। तो ये बन गया हमारा आर साइन थीटा इक्वल टू आर परपेंडिकुलर। जरा यहाँ चेक करें आप, ये होगा आर साइन थीटा इंटू पी, तो ये हो गया आर परपेंडिकुलर इंटू पी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या फिर आप इसे लिख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन ओ, जिस पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हो मोमेंटम, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया। ठीक है, तो आर परपेंडिकुलर क्या कहोगे? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of line of action, of line of action from the point of rotation। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। अब हम बात करेंगे टॉर्क की। टॉर्क ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और ये सभी जो है ना टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम, ये एक्सियल वेक्टर होते हैं, क्योंकि एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग द एक्सिस होता है, क्लॉकवाइज रोटेट कराओ या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अलोंग द एक्सिस, या तो आउटवर्ड होगा या फिर इनवर्ड होगा। तो टॉर्क को डिफाइन कैसे करेंगे? तो मोमेंट ऑफ द फोर्स, मोमेंट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर एफ इज कॉल्ड टॉर्क। द टॉर्क, द टॉर्क, यहाँ पे टॉर्क लिख लो, वेक्टर टॉ, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ओ इज। तो टॉर्क को भी हम इस तरह डिफाइन करते हैं, वेक्टर टॉ इक्वल्स टू होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। फिर उसी तरह इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे। अगर हमें मॉडुलस निकालना है टॉर्क का, तो अगेन मॉडुलस ऑफ टॉ इक्वल टू क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, क्या आएगा? ये आएगा आर एफ साइन थीटा। ये जो एक्सिस है इसका हम कुछ, आप इसे एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसे वाई एक्सिस ले लिए, ये जेड एक्सिस ले लो। सेम यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और यहाँ पे क्या है कि फिर पार्टिकल ले लीजिए, यहाँ दिखा दीजिए पार्टिकल। एक छोटा सा पार्टिकल है जिसपे फोर्स एक्ट हो रहा है, ये पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल पे फोर्स एक्ट हो रहा है, ये वेक्टर एफ। फोर्स की डायरेक्शन क्या है? वेक्टर एफ। फोर्स की डायरेक्शन देखो क्या है, ये देखो, इसी लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दो, ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये है पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर को, इसकी डायरेक्शन भी एक्सटेंड कर दीजिए आप। मान लीजिए कि फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच एंगल है थीटा,
ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा। और ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ओ एन, ये हो गया आर परपेंडिकुलर। तो फिर से एक बार ये पॉइंट ए मान लीजिए, तो एक बार फिर से हम लोग ये जो आर परपेंडिकुलर है ये निकालेंगे। अगेन इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए एन, साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा क्या आएगा, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओ एन। ये एन एन जैसा लग नहीं रहा है, इसे एन जैसा बनाते हैं पहले। जस्ट वेट। ठीक है, तो साइन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा आ गया हमारा ओ एन अपॉन ओ ओ ए। ओ एन मैंने आर परपेंडिकुलर लिखा है, ओ ए होगा आर, तो फिर साइन थीटा आ गया आर परपेंडिकुलर बाय आर, तो आर साइन थीटा क्या आ गया, ये हो गया आर परपेंडिकुलर। करेक्ट। समझ गए। नेक्स्ट आता है, अगर हम आर साइन थीटा ले लें अलग, इंटू एफ, तो ये क्या बनेगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो देखो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आया, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो मतलब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क की मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो क्या होगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन इनटू फोर्स। और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अगर निकालना है ना, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में उस हेड को लेकर के ओ के अबाउट बेंड करा दो। तो देखो ये टॉर्क का डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बॉडी किधर रोटेट करेगा पार्टिकल, तो ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एक अच्छा तरीका है टॉर्क की वजह से रोटेशन किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा पार्टिकल पॉइंट ओ के अबाउट, उस डायरेक्शन को पता लगाने के लिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। तो फोर्स को ही हम रोटेट करा देते हैं, घुमा देते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन का। वो जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे सपोज करो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है और ये किसी कोई एक्सिस है जो पॉइंट ओ के थ्रू पास कर रहा है। अब पॉइंट ओ से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे ले लो r1 डिस्टेंस है, एक फोर्स एक्ट हो रहा है पॉइंट ए पे, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में। ये फोर्स है सपोज F1 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टॉर्क क्या होगा, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स F1 क्या होगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 इंटू F1 होगा। डायरेक्शन निकालने, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका बताए, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ को हम जस्ट यहाँ पर लिखने का जगह नहीं बचा मुझे,
मैं साइड में लिख देता हूँ। देखो टॉर्क क्या है, टॉर्क मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स F1 का, F1 फोर्स है, उसका मोमेंट क्या होगा, तो R1 इंटू F1 होगा। डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका बताए, F1 की हेड को खींचो और वो के अबाउट रोटेट करा दो। देखो ये कौन सा डायरेक्शन आ गया, देख लो, क्लॉकवाइज बन गया डायरेक्शन, है ना, ये बन गया क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन बन गया। हेड को खींच करके ओ के अबाउट रोटेट करा दो, तो ये आ गया क्लॉकवाइज, ये आ गया टॉर्क का डायरेक्शन, मतलब टॉर्क ऐसे एक्ट होगा। अगर हम मान लो एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, सपोज ये यहाँ पे एक पॉइंट है बी, पॉइंट बी पे फोर्स एक्ट हो रहा है कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली। ये डिस्टेंस R2 ले लीजिए, फोर्स F2 मान लो, तो अब क्या होगा, टॉर्क F2 की वजह से तो हो जाएगा R2 इंटू F2। डायरेक्शन क्या होगा इसका, इसका डायरेक्शन हो जाएगा, देखो यूं ऐसे रोटेट करा दो, इसकी हेड को खींचो और हेड को खींचो यूं घुमा दो, ओ के अबाउट रोटेट करा दो, ये क्या डायरेक्शन जा रहा है, क्या डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लियर समझ में आया कि टॉर्क का डायरेक्शन कैसे हम टॉर्क अप्लाई करके रोटेशन की डायरेक्शन पता कर लेते हैं। ठीक है, तो एनीवे टॉर्क समझ गए, एंगुलर मोमेंटम समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिलेशन बिटवीन, मतलब हमें यहाँ पर रिलेशन देखना है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन वेक्टर एल, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ठीक है, इक्वेशन से हम जानते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वी हैव वेक्टर एल इक्वल टू होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, ये तो हम जानते हैं। अब हम डेरिवेटिव मतलब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, डी एल बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में करो डिफ्रेंशिएट, इक्वल्स टू, पहले पूरा लिख ही देते हैं, वेक्टर एल की प्लेस पे क्या लिखेंगे, वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन इसका, पहले तो हम वेक्टर पी जो है ना, ये पुट कर लें, वेक्टर पी होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो होगा डी ऑफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, क्या होता है एम बी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये आ गया एक इक्वेशन, एंड वी कैन सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है। राइट हैंड साइड को अगर हम सिंप्लीफाई करें, राइट हैंड साइड में क्या लाएं, इक्वेशन वन जो लिखे हैं ये है डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर आर क्रॉस एम बी, इसका जो डेरिवेटिव होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, तो पहले हम डी आर बाई डी टी कर लें। ठीक है, एम बी के साथ कुछ नहीं करना, एज इट इज रहेगा, फिर प्लस करें, जो भी डिफ्रेंशिएशन का रूल है उसे फॉलो करें। अब हम किसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये एम इंटू वी है, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन टू।
अब देखो, द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज जीरो। जो फर्स्ट टर्म है, ये ये जीरो क्यों होगा? ये जीरो इसलिए होगा क्योंकि देखो, डी आर बाई डी टी है ना, बिकॉज ये जो वेक्टर डी आर बाई डी टी है, ये क्या होगा? तो आप तो जानते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। ये तो वेक्टर वी बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वेक्टर वी बनेगा। ओवर राइट ज़्यादा हो गया। ये बन गया वेक्टर वी। और एम बी इसमें ज़रा देखो, तो डी आर बाई डी टी बन गया वेक्टर वी। वेक्टर वी क्रॉस एम बी, एम तो स्केलर है, मास स्केलर, तो एम बी का डायरेक्शन क्या होगा? जो वी का होगा। तो अब ये बताओ कि वेक्टर वी और वेक्टर एम बी दोनों तो पैरेलल हो गया। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। क्योंकि डायरेक्शन सेम हो गया तो साइन थीटा साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। तो वेक्टर वी इज, यहाँ मैंने लिख दिया पहले पहले ही, वेक्टर वी जो होगा वो क्या होगा? वेक्टर वी पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? इज पैरेलल टू वेक्टर एम बी, एंड देयरफॉर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो जीरो हो गया। ठीक है, ये पार्ट हो गया जीरो। तो जब ये जीरो हो गया तो बचा क्या? फिर सेकंड पार्ट बच गया, सेकंड टर्म। अब सेकंड तो सो वी गेट, तो अब हमारे पास क्या आएगा? मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि ये वाला पार्ट जीरो हो गया। यहाँ पर हम इसे इज पैरेलल टू वेक्टर एम बी, एंड देयर फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ मैं इसे लिख देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट डी आर बाई डी टी क्रॉस वेक्टर एम बी, एम इंटू वेक्टर बी इज जीरो। ठीक है, सो वी गेट, तो जो सेकेंड टर्म है राइट हैंड साइड में, वो क्या है? वो है डी बाई डी टी वेक्टर आर क्रॉस एम बी। इक्वेशन टू को मैं अब लिख रहा हूँ मॉडिफाई करके, तो क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू, तो राइट हैंड साइड में एक पार्ट तो जीरो हो गया, सेकंड पार्ट क्या बचा? वेक्टर आर क्रॉस डी डिफरेंशिएशन ऑफ एम बी अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी इक्वल्स टू, तो ये क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा वेक्टर आर क्रॉस, ये आर है भाई, जस्ट वेट, ये आ गया वेक्टर आर
तो फिर ये आ गया वेक्टर आर क्रॉस, अब देखो ये वेक्टर एम बी क्या हो गया, ये मोमेंटम ही तो है, लीनियर मोमेंटम, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। तो ये आ गया वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ओके, तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ ये हमें क्या देता है, यही तो टॉर्क है। तो आप इसे लिख लो इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन, अब ये जो इक्वेशन है, नौ इक्वेशन थ्री, जो ये इक्वेशन हमने लिखा है, इक्वेशन फाइनली फर्स्ट जो इक्वेशन था डीएल बाई डी टी, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड थर्ड, तो इक्वेशन वन लिख लीजिए, इक्वेशन वन reduces to dl वेक्टर डी वेक्टर एल इक्वल्स टू, अब ये क्या आ गया, ये आ गया डी डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर आर क्रॉस एम वी वेक्टर वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी, और ये इक्वल्स टू क्या बनेगा, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, और वेक्टर आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, it gives the torque. Thus the final relation, ये क्या होगा, वेक्टर टॉर्क इक्वल्स टू dl बाई dt। तो ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम with respect to time। तो फाइनली वी गेट द रिलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टॉर्क, या फिर कह सकते हो टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये रिलेशन होता है इनके बीच, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच, ये हमें मिल गया। ठीक है, तो ये टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक मैंने आज पढ़ाया आपको, ये फिनिश्ड हो गया। यहाँ पे सभी बेसिक्स ही थे। अब इस पर जो क्वेश्चंस है SAQ1, ये देखेंगे अभी हम लोग। SAQ1 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ए, ये क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन अ फिक्स्ड इंक्लाइन plane which makes an angle theta with the horizontal, calculate the acceleration of the block। ब्लॉक की एक्सेलेरेशन क्या होगी, तो जो सिचुएशन है उसे समझते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन ये ड्रॉ कर लें। देखो एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं, ये है इंक्लाइंड प्लेन, और ब्लॉक, ये रहा ब्लॉक। इंक्लाइंड प्लेन पे क्या है, एक ब्लॉक है। ब्लॉक जरा सही तरीके से बना ले, ठीक नहीं बना है। ये ब्लॉक ले लो, ब्लॉक का मास है कैपिटल एम, कैपिटल एम। अब इस ब्लॉक का वेट कहाँ एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, एम जी। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्वेश्चन में गिवन है, ये थीटा एंगल है। अब एम जी को रिजॉल्व करो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो देखो ये एंगल थीटा ही होगा, ये वाला एंगल। तो ये कंपोनेंट आ गया एम जी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आ गया पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन,
ये आ गया ये कंपोनेंट mg साइन थीटा। क्लियर। और ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन वेक्टर एन, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ये सभी फोर्सेस हैं, इसे नीचे तक दिखा सकते हैं आप। ये आ गया नॉर्मल फोर्स। ये सभी फोर्स, जो जो फोर्स एक्ट हो रहा था हमने यहाँ पर दिखा दिया। हाँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसे आप ले लो वाई एक्सिस और इसे ले लो एक्स एक्सिस। मतलब ये क्या है, एक्स एक्सिस, और इसे क्या लेना है इधर, वाई एक्सिस। तो फोर्सेस जो एक्ट हो रहे हैं पहले वो लिख लेते हैं। मैं कर रहा हूं पार्ट ए, ऐसे Q1 का फर्स्ट पार्ट। फोर्सेस क्या एक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो फोर्सेस हो रहे हैं, जो जो फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, forces acting on the block are, तो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर एफ जी लिख देते हैं, ठीक है, जी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा हमारा ग्रेविटेशन फोर्स क्या था, एम जी साइन, देखो दो कंपोनेंट है, तो एक्स डायरेक्शन में क्या एक्ट हो रहा है, एम जी साइन थीटा, आई कैप। वाई डायरेक्शन में क्या एक्ट हो रहा है, तो ये वाई नहीं, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हो रहा है। मैंने वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस ये लिया है, इसके अपोजिट जा रहा है, तो वाई डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है, और इंक्लाइन प्लेन को मैंने एक्स एक्सिस लिया है, तो ये आ रहा है माइनस एम जी कॉस थीटा जे कैप। क्लियर। तो इसे लिखने का जो तरीका है ना, हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखना। और एक और कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, नॉर्मल, दूसरा फोर्स हो रहा है नॉर्मल फोर्स वेक्टर एन। वेक्टर एन को क्या लिख सकते हो, एन की डायरेक्शन क्या है, वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो आप इसे लिख सकते हो एन जे कैप। ये आ गया। तो ये जो कंपोनेंट है इन द कंपोनेंट फॉर्म, इसे हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन द कंपोनेंट फॉर्म एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में देखो फोर्स क्या है, नेट फोर्स, तो हम लिखेंगे मास इनटू एक्सलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस। तो क्या होगा, एक्सलेशन कैसे लिखोगे, एक्स एक्स डायरेक्शन में क्या होगा एक्सलेशन, तो हम लिखेंगे डबल डॉट, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स। और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है, एम जी साइन थीटा है, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू एम जी साइन थीटा। वाई डायरेक्शन की बात करें, तो वाई कंपोनेंट जो फोर्स का है वो देखो, तो ये हो जाएगा एम मास इंटू एक्सलरेशन along y एक्सिस, तो डबल डॉट्स ऑफ y मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y। तो आप देखो y डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, तो y एक्सिस के डायरेक्शन में आ रहा है n वेक्टर n, और इधर जा रहा है mg cos थीटा। ठीक है, समझ गए। तो जो y डायरेक्शन में जा रहा है वो पॉजिटिव, जो y के अपोजिट जा रहा है मतलब नेगेटिव y डायरेक्शन, वो नेगेटिव। तो एम वाई इसे लिखेंगे हम एन
माइनस mg cos थीटा। और क्योंकि y डायरेक्शन में कोई मोशन है ही नहीं, तो y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या लोगे, जीरो। तो यहां लिख देते हैं इस चीज को, ये y कट गया। हाँ, क्योंकि सिंस देयर इज नो मोशन, देयर इज नो motion along the y direction, along the y direction, hence तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होएगा, जीरो। तो y डबल डॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अगर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो y कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो एफ वाई क्या होगा, जीरो होगा। तो फिर एंड नॉर्मल रिएक्शन माइनस ये जो इक्वेशन है, एन माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या लेंगे आप, जीरो। तो फिर एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। एक तो ये आ गया। लेकिन आप ये देखो निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में निकालना है कैलकुलेट, ये देखिए, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। हमें ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन फिर होगा किधर, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में क्योंकि नेट फोर्स जीरो आ गया, तो नेट फोर्स हमें किधर मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में। सो नाउ द नेट फोर्स net force along x direction is along x direction is वो क्या है, तो एफ एक्स इक्वल टू एम जी साइन थीटा, यही है ना। एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, तो ये फोर्स आ रहा है, देख लो, एम जी साइन थीटा। क्लियर। फिर आते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया फिर, तो एफ एक्स इक्वल टू हो गया एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा, देयरफॉर acceleration along x direction is acceleration along x direction is acceleration along x direction is x double dot equals to net force along x axis fx अपॉन मास। ये होता है फोर्स बाय मास, होता है एक्सेलरेशन।
और नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या लाया, एफ एक्स क्या लाया, एम जी साइन थीटा अपॉन मास क्या है एम, तो एम तो कैंसिल हो गया। 10 फाइनली हमें एक्सेशन के लिए फाइनल रिजल्ट मिल गया, वो आ गया जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। तो यही आंसर है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है ना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। बहुत जल्द सेकंड वीडियो भी आ जाएगा, कल ही मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, तो आप कमेंट जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।